हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का अगला जो क्लास लेके आए हैं उसमें हम लोग जो है भारतीय महा मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि भारत को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें मतलब हम लोगों ने जो इससे पहले क्लास हम लोग कर चुके हैं उसमें हम लोग उत्तर का हिमालय के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तटीय मैदान के बारे में, उत्तर के मैदान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज 5वां विभाजन है आपका भारतीय महामरुस्थल। तो भारत में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं। अभी तक कई लोग एक ही मरुस्थल जानते थे जिसे हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं, लेकिन नहीं, भारत में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं। एक आपका है थार मरुस्थल और एक आपका है लद्दाख मरुस्थल। 2 मरुस्थल भारत में हैं। जो आपका थार मरुस्थल है इसे हम लोग कहते हैं गर्म मरुस्थल, क्योंकि ये यहाँ पे तापमान अधिक होता है, इसलिए हम इसको गर्म मरुस्थल कहते हैं। जो लद्दाख मरुस्थल है इसे हम लोग कहते हैं शीत मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग शीत मरुस्थल कहते हैं। तो भारत में अगर पूछा जाए कि शीत मरुस्थल का उदाहरण कौन है तो हम बताएंगे लद्दाख मरुस्थल, और भारत में गर्म मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल का उदाहरण कौन है तो हम बताएंगे थार मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम अगर पूछा जाए, एक शब्द अगर पूछा जाए कि मरुस्थल किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल घोषित किया जाता है। ठीक है, तो विश्व के कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं उसका हम लोग अलग मैपिंग करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि भारत का जो 5वां विभाजन है मरुस्थल के बारे में, उसमें हम लोग थार मरुस्थल और लद्दाख मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ वर्षा कम क्यों होती है ये भी जानेंगे हम लोग, और यहाँ इसकी क्या विशेषता है हम लोग ये भी जानेंगे। तो बिल्कुल हम लोग मैप के थ्रू चलेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आपको अच्छे से आएगा कि इसकी क्या विशेषता और यहाँ पे वर्षा कम क्यों होती है। ठीक है, पहले हम लोग मैप के माध्यम से अगर काम करते हैं तो ये आपका ये मैप हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका जो है थार मरुस्थल के पास का मैप। ये मैं यहाँ इतना ही मैप यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गौर करना है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम पूछा था, इसको मैप के थ्रू जब हम काम करते हैं तो हमें चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ गौर करिएगा, ये आपका है यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम लोग कहते हैं अरावली की पहाड़ी। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया आपका अरावली की पहाड़ी हो गया, इसे हम पर्वतमाला कहते हैं। मैंने बताया था कि अरावली का जो पूर्वी क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं मेवाड़ कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं मारवाड़ का क्षेत्र कहते हैं। तो जो मरुस्थल का क्षेत्र है वो आपका ये वाला पूरा क्षेत्र है। ये मरुस्थल भारत में भी है और ये मरुस्थल पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। दोनों जगह पर ये मरुस्थल फैला हुआ है। तो ये मरुस्थल थार मरुस्थल याद रखिएगा, ये उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान दोनों में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब इस मरुस्थल का निर्माण हुआ कैसे है पहले ये जान लेते हैं। जब मानसून, भारत का मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से चलता है, तो जब मानसून यहाँ से यहाँ पहुँचता है, ठीक है ध्यान समझिएगा, तो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक अरब सागर की शाखा और एक जो है ये बंगाल खाड़ी की शाखा, और एक आपका अरब सागर की शाखा। तो जो अरब सागर की शाखा है, ये शाखा जब यहाँ से मानसूनी हवाएं आती हैं तो जब यहाँ अरावली के पास पहुँचती हैं तो अरावली इन मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता है और ये जो है ये इसी किनारे से होते हुए निकल जाती हैं। तो इस तरफ वो मानसूनी हवाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ वर्षा कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पहला ऑप्शन ये विशेषता हो गया। ये मरुस्थल कहाँ पर है तो ये मरुस्थल याद रखिएगा, ये भारत में भी है और ये आपका कहाँ पर है तो ये पाकिस्तान में भी ये मरुस्थल पाया जाता है। इसको हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं। इस मरुस्थल की विशेषता क्या है कि यहाँ पे दिन का तापमान अधिक होता है और यहाँ रात का तापमान न्यून हो जाता है। यहाँ तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिन का तापमान 40 सेंटीग्रेड है और रात का तापमान यहाँ हो जाता है 10 सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर तापांतर कितना हो गया 30 सेंटीग्रेड। तापांतर मतलब होता है तापमान में अंतर होता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि जहाँ दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बालू जो होती है, क्योंकि यहाँ रेत पाई जाती है तो रेत जल्दी गर्म हो जाती है। तो जल्दी जब रेत गर्म होती है तो यहाँ पर तापमान तेज़ी से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दिन में यहाँ रहना तो आसान है, लेकिन जब रात होती है तो जो रेत होती है उसको तापमान जितनी जल्दी वो गर्म होता है
उतने ही जल्दी वो ठंडा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर तापमान अचानक गिर जाने की वजह से मरुस्थलों में रहना रात में आसान नहीं होता है, तो तापमान अचानक गिर जाता है। राजस्थान का एक जिला है चुरू, जहाँ पर ठंडी में माइनस में तापमान पहुँच जाता है। तो ठंडी में यहाँ ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियों में भी यहाँ शाम के समय ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये बालू जल्दी गर्म होती है तो जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर बनाने की वजह से, यहाँ पर नहर कौन सी है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर हो जाने की वजह से यहाँ पर मोटे अनाजों की खेती होती है। सिंचाई सुविधा हो जाने की वजह से यहाँ मोटे अनाजों की खेती होने लगी है। ठीक है, रागी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र में देखा जाए तो इस क्षेत्र में भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन होने लगा है। तो याद रखना, अभी तक राजस्थान पेट्रोलियम के उत्पादन में नंबर 1 पर था। ठीक है, लेकिन अब वो नंबर 2 पे पहुंच गया। नंबर 1 पर कौन हो गया, गुजरात हो गया है, नया डाटा है। तो पेट्रोलियम और यहाँ पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। तो यहाँ का जिला है बाड़मेर, यहाँ का जिला है बीकानेर, यहाँ का जिला है जैसलमेर, यहाँ का जिला है जोधपुर। इन सब क्षेत्रों में यहाँ पर तेल का उत्पादन होता है। और यहाँ पर एक ऐश्वर्या नामक जो है तेल की खान बहुत फेमस है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तेल के कुएं का नाम है। ठीक है, तो ये याद रखना, जो मरुस्थल का क्षेत्र है यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी व्यापक पैमाने पर होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है टूरिज्म का भी विकास हुआ है। लोग जाते हैं मरुस्थल के क्षेत्र को देखने के लिए, जाते हैं जैसलमेर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं। और ये जो है यहाँ पर किलों का शहर, इसे किलों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि राजपूताना का क्षेत्र है, यहाँ बड़े बड़े किले पाए जाते हैं। तो पर्यटन के माध्यम से भी ये क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और यहाँ पर जो है पर्यटन का भी विकास किया गया है। ठीक है, हुआ है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में मोटे अनाज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस क्षेत्र का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ की एक मुख्य नदी है, उस मुख्य नदी का नाम क्या है, तो मुख्य नदी का नाम है लूनी। तो लूनी याद रखिएगा, ये कहाँ बहती है, तो याद रखना ये अरावली पहाड़ी से निकलती है और मरुस्थल में होके बहती है। तो ये जो है नदी की विशेषता ये है कि नदी सागर में न जा करके ये जो है कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम होती है, कि जब बरसात का समय आता तभी इसमें पानी होता, नहीं तो पानी इसमें सूख जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें नोट कर लेना है। तो मरुस्थल के बारे में जो मैंने मुख्य विशेषता थी मैंने बता दिया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ वर्षा कम क्यों होती मैंने बता दिया, क्योंकि मानसूनी हवाओं को अरावली पहाड़ी रोक नहीं पाती है, इसलिए मानसून इसके ऊपर से निकल जाता है और यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग जो है लद्दाख मरुस्थल की, तो लद्दाख मरुस्थल की विशेषताओं को भी हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे तो हमें चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले इस मैप के माध्यम से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, याद रखिएगा, जो लद्दाख मरुस्थल है वो आपका क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख मरुस्थल का क्षेत्र ये है। ठीक है, ये आपका अक्साई चीन है, जो चीन के अधिकार में चला गया, चीन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वो हमारा क्षेत्र है, इसलिए हम उस पर पूरा मैप बनाएंगे। ये क्षेत्र आपका जो है पीओके है, जो पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है। तो याद रखिएगा, ये आपका लद्दाख मरुस्थल हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया आपका, ये पूरा लद्दाख मरुस्थल हो गया। अब लद्दाख मरुस्थल में ये कैसा मरुस्थल है, तो ये शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। यहाँ भी वर्षा, याद रखना, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहाँ पर, लद्दाख के क्षेत्र में। क्यों होती है, अब यहाँ गौर करना, समझने वाली बात कैसे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसे हम लोग कहते हैं काराकोरम। ठीक है, यहाँ पर काराकोरम के बाद यहाँ पर आपका लद्दाख पर्वतमाला है, जास्कर है, इसके अलावा पीर पंजाल है, धौलाधर है, ये सब पर्वत हैं। ठीक है, अब गौर करिएगा, जब भारतीय मानसून चाहे बंगाल खाड़ी की शाखा हो और चाहे अरब सागर की शाखा हो, जब ये मानसूनी हवाएं यहाँ पहुँचती हैं तो ये जो हिमालय है ये इसको रोक लेता है। ये शिवालिक भी यहाँ पर है, तो ये सारे हिमालय क्या करते हैं, मानसूनी हवाओं को रोक लेते हैं। और जब मानसूनी हवाओं को ये रोक लेते हैं तो ये मानसूनी हवाएं यहाँ इन पर सारे हिमालय को पार करके लद्दाख तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरा, जब पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं आती हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं जब आती हैं, जिसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्ब कहते हैं, जब वो आती हैं तो वो भी इन्हीं हिमालय में आकर के फंस जाती हवाएं और इसी क्षेत्र में जो है
क्या कहते हैं बर्फबारी होती है, लेकिन ये हवाएं इधर हिमालय को पार करके नहीं पहुंच पाती हैं। इसी लद्दाख के क्षेत्र में बर्फ भी नहीं गिरती है और इस क्षेत्र में वर्षा भी नहीं होती है। इसीलिए ये एक मरुस्थल बन गया है, शीत मरुस्थल बन गया है। लद्दाख के मरुस्थल का यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा यहाँ पर जो है छोटी छोटी कई झीलें पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्यटन का विकास, टूरिज्म का विकास इस क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार, ये भारत जो केंद्र सरकार है, यहाँ इसको लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके इस क्षेत्र को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वजह से इस क्षेत्र में अब यूनिवर्सिटी भी खुलने लगी है, परिवहन व्यवस्था भी अच्छी बन रही है। पहले भी थी लेकिन अब थोड़ा व्यवस्था दुरुस्त होने का काम कर रही है। लेकिन ये लोग आंदोलन भी यहाँ चल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि हमें केंद्र शासित प्रदेश ना बनाया जाए, हमें एक राज्य बनाया जाए। लेकिन राज्य बनाने के अपने कुछ दायरे होते हैं, कुछ नियम होते हैं। हम राज्य तो बना दें लेकिन इसके पास संसाधन कहाँ से आएगा, क्योंकि संसाधन तो इसके पास है ही नहीं, ना कोई खनिज है, ना कोई कृषि व्यवस्था यहाँ अच्छी है। हम डिपेंड, यहाँ के लोग डिपेंड किस पे हैं, केंद्र सरकार पे। तो राज्य बनाने का मतलब यह हो जाएगा कि ये और गरीब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब ये केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र की योजनाएं यहाँ लागू होती हैं, केंद्र सरकार यहाँ पर मदद करती है। इसीलिए जो है इस राज्य में, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में मांग करना जायज़ है। लोग जो है लोकतंत्र में विरोध करना जायज़ है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही विरोध होता है, इसलिए हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो इसकी मुख्य विशेषता मैंने बता दिया कि यहाँ पे वर्षा कम क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं और आगे हम लोग जो है लगातार हम क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा हमारे, आपको जो है इससे लाभ होगा और आपका जो है तैयारी लगातार होती रहेगी। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को इससे जोड़िएगा। ओके, थैंक यू।